हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का एक बार फिर से समर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण ईवीएस 2017 में यूपी टेट का जो पेपर हुआ था उसके जो 30 क्वेश्चन पर्यावरण में आए थे उसके हम आज 15 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, 15 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करना फिर काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाती है, फिर बोरिंग लगने लगता है। तो आपको सबको पता है कि मैं 2 वीडियो में 2 पार्ट में पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट 15 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, फिर 15 क्वेश्चन लास्ट के कल सॉल्व करेंगे, मतलब सेकंड वीडियो में। तो मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आप लोग चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी तरह टीचिंग की तैयारी करने के लिए और या आप किसी भी अदर एग्ज़ाम की, वनडे एग्ज़ाम की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ। जैसे कि जीके की हो गई, मैं कुछ दिन मैथ भी स्टार्ट कर रही हूँ। मैथ तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बट अभी कुछ प्रॉब्लम है, मेरे पास टच पेन नहीं है, इसलिए मैं अभी उसको नहीं करवा पा रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ही मैथ्स की क्लास भी, मैथ्स और रीजनिंग भी स्टार्ट कर दूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत ही पहुँचता रहेगा। तो मैं टीचिंग की तैयारी, मतलब टीचिंग के लिए लेके आई हूँ ईवीएस। लेकिन ये ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो जीके से, मतलब जनरल नॉलेज से कनेक्ट हैं। तो आप चाहें तो किसी भी एग्ज़ाम की, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में जो जीके है वो जीके है, जो कॉमन पार्ट होते हैं, जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप देंगे तो उसमें ना वही घूम घूम के क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में क्या, आप तो ऑप्शन को क्वेश्चन बना दे, क्वेश्चन को ऑप्शन बना दे, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा के क्या, कभी कभी सेम टू सेम क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। तो आपको जहाँ से भी मिले आप सब कुछ पढ़ा करिए। ये नहीं कि टीचिंग के लिए पढ़ाया जा रहा है तो केवल टीचिंग ही पढ़ेंगे, केवल टीचिंग के लिए वाले बच्चे ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके उसमें वो पार्ट है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, मैं क्वेश्चन पर चलती हूँ सीधा। क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के लिए विजिबल हो जाए। ये 121 इसलिए पढ़ा हुआ क्योंकि मैंने जो प्रीवियस बुक है ना, उससे मैंने स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बनाया है। तो उसमें क्या है कि 121 सबसे लास्ट पार्ट होता है ईवीएस का। जब आप पेपर देंगे टीचिंग का, जिसने दिया होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं दिया जब देंगे आप तो देखेंगे कि 5वां पार्ट जो होता है, जो 121 से 121 से 150 तक चलता है, वो ईवीएस का होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 121 से ईवीएस का शुरू हुआ है, ईवीएस मतलब पर्यावरण का। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है या उत्पादन से है? तो एग मार्क क्या होता है पहले मैं ये बता देती हूँ। एग मार्क एक ऐसा चिन्ह है, मतलब ये कह सकते हैं एक चिन्ह है जो कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है उसकी गुणवत्ता को पहचानने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई खाद्य पदार्थ लीजिए, जब कोई खाने वाली चीज़ लें आप, तो उस पर एग मार्क का चिन्ह जरूर देखें, वो उसकी गुणवत्ता का पहचान होता है। तो एग मार्क क्या है, किसी खाद्य पदार्थों पर सभी कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाने वाला एक चिन्ह है जिससे उसकी गुणवत्ता की पहचान की जाती है। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब किसके तहत हुई थी, ये कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं मार्किंग अधिनियम 1937 के तहत इसको बनाया गया था, इसको लाया गया था, मतलब ये कह रहे हैं। ठीक है, यह पर्यावरण एजेंसी, यह एक पर्यावरण एजेंसी का नाम है। एगमार्क क्या है, एक पर्यावरण एजेंसी का नाम है जिसको अधिनियम 1937 के तहत लाया गया था। कृषि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की पहचान के लिए उनमें एगमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप कभी कभी कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें सिल्वर कलर का वो चिपका हुआ होता है ना, चारकोन का, वही एगमार्क का चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसमें इसके लिए हम आंसर कौन सा होगा हमारा, अभी मैंने बताया गुणवत्ता के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, रेड ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। कह रहा है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर है, किस क्षेत्र में है, किस राज्य में है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है। तो हो सकता है कि अभी ये क्वेश्चन का मतलब आंसर चेंज भी हो गया होगा, नहीं भी हो भी सकता है कि चेंज हो गया हो, क्योंकि ये 2017 का है तो 17 से 22 आ गया, तो हो सकता है चेंज भी हो गया हो सकता है नहीं भी हो। लेकिन उस समय जो आंसर था वो था हमारा क्या था, पश्चिम बंगाल। उस समय जब ये क्वेश्चन आया था उस समय पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक था। ठीक है, ये अगर हम इसकी बात करें तो आर्सेनिक से होता क्या है, अगर आर्सेनिक की जल में मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे क्या होता है, हमारे उसमें स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, स्किन कैंसर हो सकता है, त्वचा रोग, स्किन कैंसर, त्वचा का फटना, ये कह सकते हैं कि हम
कि त्वचा से संबंधित रोग होते हैं इसमें, ठीक है। क्या? त्वचा का फटना, त्वचा का फटना हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, फेफड़ा कैंसर भी हो सकता है आर्सेनिक से। क्या हो सकता है? फेफड़ा कैंसर भी हो सकता है। मतलब कैंसर वाले जो रोग होते हैं वो आर्सेनिक जब जल में अधिक हो जाता है, अधिक मात्रा हो जाती है, तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा 123वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया? 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। तो कब पारित किया गया था? पहले हम ये समझ लेते हैं कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आया क्यों। ये आया था, भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। ये भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? एक समय मतलब कि ये था कि वन में जो जीव रहते हैं उनके मतलब लोग शिकार करते थे, उनकी हत्या करते थे, उनको पकड़ते थे, तो उनके क्या, उनकी सुरक्षा में मतलब वो हो रहा था, उनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही थी, तो उनकी सुरक्षा के लिए एक अधिनियम भारत सरकार द्वारा लाया गया था। वो कब लाया गया था? 1972 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन जम्मू और कश्मीर को छोड़ के, जम्मू और कश्मीर का खुद का एक वन्यजीव अधिनियम उसने अलग से बनाया हुआ, तो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में, पूरे देश में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लाया गया था, ठीक है, लागू हो गया था, ये कह सकते हैं। 124 नंबर क्या है? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। जब दूध से दही बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आश्वन कहते हैं, किण्वन कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस तो पौधों में होता है, ठीक है। आश्वन भी नहीं होगा, स्टेरिलाइजेशन भी नहीं होगा, इसका होता है किण्वन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। दूध से दही जब बनता है तो किण्वन की प्रक्रिया होती है। ये कह सकते हैं किण्वन की प्रक्रिया कब होती है? ये होती है लैक्टोबैसिलस, क्या है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है जिसकी उपस्थिति में दूध से दही बनता है, मतलब किण्वन की प्रक्रिया होती है और दूध से दही बन जाता है। पूछा जाता है कभी कभी कि दही खट्टा क्यों होता है, क्या कौन सा जीवाणु इसमें पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं, ये सबको पता है। उत्तरी तारे को क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं, जो उत्तर की दिशा में होता है। और ये ध्रुव तारा जो उत्तर की दिशा में होता है, ये रात को आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चमकता रहता है। तो ये सबसे चमकीला तारा होता है जो उत्तर की दिशा में निकलता है, इसीलिए इसको उत्तरी तारे को ध्रुव तारा भी कहते हैं, पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लाया गया था? मतलब एक समय आया था कि जब टाइगरों की संख्या लुप्त होती जा रही थी, बहुत कम हो गई थी उनकी जनसंख्या, तो उनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, उनकी जनसंख्या को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। और ये आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद आया था 1973 में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर इसमें ये कभी वैसे कभी पूछता नहीं डेट, अगर डेट पूछ ले तो कब आया था? तो 9 अप्रैल को आया था। कब आया था? 9 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर आया था या लागू किया गया था, जो भी आप कहें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? फूलों की घाटी स्थित है। कह रहा फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर में नहीं है, सिक्किम में भी नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा सही? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी नामक एक नेशनल पार्क है, ठीक है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी नाम का एक नेशनल पार्क है, वहीं फूलों की घाटी है। और फूलों की घाटी इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर 500 से, ठीक है, फूलों की घाटी जहाँ पे, वहाँ पे 500 से भी अधिक प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं, पुष्प 500 से भी अधिक प्रजाति के पुष्प पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ फूलों की घाटी कहते हैं। और फूलों की घाटी नाम का एक नेशनल पार्क भी है वहाँ पे, ठीक है। और ये जो फूलों की घाटी नाम का नेशनल पार्क है वो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, नेशनल पार्क दे दिए गए और पूछा गया कौन सा नेशनल पार्क इसमें
विश्व धरोहर स्थल में शामिल है या नहीं है, जो भी है। तो आप ये भी याद रखेंगे, फूलों की घाटी नामक एक नेशनल पार्क उत्तराखंड में, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और फूलों की घाटी जहाँ पे है वहाँ पे 500 से भी अधिक प्रजातियों के पुष्प पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। 206 हड्डियाँ होती हैं वयस्क में। अगर यहीं पे पूछा जाए कि एक न्यू बॉर्न बेबी में, मतलब बच्चे में जो शैशवावस्था में होता है, शिशु में कितनी हड्डियों की संख्या, हड्डियों या अस्थियों, ठीक है, अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो उनमें कितनी होती है? 270। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। फिर वो कम क्यों हो जाती हैं? वो क्या, जब जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो वो जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, कुछ छोटी छोटी हड्डियाँ जुड़कर एक हड्डी बन जाती है, वो बड़ी बड़ी बनने लगती हैं, एक हो जाती हैं। तो इसीलिए उनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम जनसंख्या कर उनकी हड्डियों की संख्या कम होते होते 206 पर आ जाती है। तो न्यू बॉर्न बेबी में कितनी होती है अस्थियों की संख्या? बोन्स कितनी होती हैं? तो 270 होती हैं। अगर वयस्क में, अडल्ट में पूछा जाए तो कितनी होती है? 206 होती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, एम्स्टर्डम में, सिडनी में, नागासाकी में। तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में भी नहीं है, सिडनी में भी नहीं, नागासाकी में भी नहीं है, एम्स्टर्डम में है, ठीक है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में। अगर पूछा जाए एम्स्टर्डम कहाँ पर है, कभी कभी एम्स्टर्डम ना देकर मतलब उस जगह का नाम दे दी जहाँ पर एम्स्टर्डम तो एक उस स्थान का नाम है जहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है, लेकिन किस मतलब ज़िले में या देश में ऐसे पूछा जाए, या किस राजधानी में है, तो कहाँ पे है ये? एम्स्टर्डम कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है, पर आप लोग मतलब इंग्लिश कम लिखते बन रहे हैं, लेकिन मैं बोल तो रही हूँ। एम्स्टर्डम कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगर पूछा जाए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ, तो आप ऐसे याद कर लीजिए स्विट्जरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है हेडक्वार्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन देखिए। हाँ, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन होता है? ये कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? हरे पौधों में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? सनलाइट की उपस्थिति में। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और सब मतलब मिलके क्या बनाता? कार्बोहाइड्रेट बनाता। जो अगर पूछा जाए कि पौधों में उनका भोजन किस रूप में संचित होता है, तो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। मतलब पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित का मतलब रखते हैं, ठीक है, रिजर्व रखते हैं, तो वो किस रूप में रखते हैं? स्टार्च के रूप में रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पौधों में होता है, हरे पौधों में। क्यों? क्योंकि उनमें पर्णहरिम या क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पौधों में, पौधों के हरे भरे भागों में। जैसे पत्तियों में क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जीव जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन अपना बनाते हैं हरे पौधे, इसलिए उनको स्वपोषी कहते हैं। और जीव जंतुओं को परपोषी कहते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने आंसर की तरफ। आंसर क्या है हमारा कि किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? क्या एक स्वच्छ ईंधन है? बिल्कुल। LPG गैस जो आप लोग घरों में अपने गैस चूल्हे में यूज करते हैं वही है LPG। अगर LPG का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो LPG क्या है? LPG गैस क्या है जो आप अपने घरों में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, वही LPG। तो कह रहे हैं LPG गैस एक स्वच्छ ईंधन है। यस, एक स्वच्छ ईंधन है, ठीक है। यह उच्च ऊष्मीयमान का है, ठीक है। ये उच्च ऊष्मीयमान का मतलब इसमें ऊष्मा बहुत होती है, ठीक है। तो होती है, बिल्कुल होती, तभी तो खाना पकता है। बी भी सही हो गया। नीली ज्वाला के साथ जलता है। आप अगर कभी खाना बनाए होंगे या देखे होंगे तो उसमें नहीं देखा होगा तो आप जला के देखिएगा कि उसमें नीली ज्वाला निकलती है या नहीं। तो ये सही है, जब हम LPG गैस जलाते हैं तो उसमें नीली कलर की ज्वाला निकलती है, तो ये भी सही है। तो हमारे पास बचा क्या? एक ही ऑप्शन बचा है जो सही नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 33, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है? अरस्तू की, मेंडल की, चार्ल्स डार्विन की, रॉबर्ट हुक की। तो ये है, ये क्या हो जाता है, एक तो ये सिस्टम बहुत ख़राब है। अब ठीक है, कहाँ थे हम लोग? 33 में क्या था? हाँ, ये किसकी बुक है ये कह रहा है, ठीक है यार, ये बार बार आ जाता है इसको, अब नहीं आएगा। हाँ, तो अरस्तू की है, चार्ल्स डार्विन की है, मेंडल की है, या रॉबर्ट हुक की है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी है? चार्ल्स डार्विन की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, डार्विन की। इन्होंने ये बुक कब दी थी? तो 1859 में दी थी। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की जो बुक है उसको प्रकाशित किया था, ठीक है। और अगर पूछा जाए चार्ल्स डार्विन थे कौन, तो ये एक जीव विज्ञानी है, ठीक है, जीव विज्ञानी, इन्होंने जीवों पर अध्ययन किया था, जीव विज्ञानी है, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन एक जीव विज्ञानी है जिन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति नामक की बुक 1859 में प्रकाशित की थी। अगर पूछा जाए यहीं पे कभी कभी पूछ लेता है कि मेंडल ने, जॉन मेंडल जो हैं, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। किस पर? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये रॉबर्ट हुक हैं, जो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? सेल की, 1665 ईस्वी में, ठीक है। 1665 ही आई थिंक है, तो यही 90% यही है, लेकिन थोड़ा सा डाउट में एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मकर रेखा है, मकर रेखा क्या है बताइए। कह रहा मकर रेखा है, मतलब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लिखा, ये है क्या? हाँ, ठीक है, ठीक है। मकर रेखा है, 37.5 डिग्री है, 22.5 डिग्री नॉर्थ है, एन का मतलब नॉर्थ, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ है, या 23 डिग्री साउथ है। तो आप सबको पता है कि, मैं चलिए समझा देती हूँ। मान लिया ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब गोल नहीं बना, फिर से बनाती हूँ। ये हमारा क्या है? ग्लोब है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है? ये हमारी 0 डिग्री रेखा होती है, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, हाँ, ठीक है। भूमध्य रेखा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर जो होती है, ऐसे ऐसे होती है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे बने होते हैं। तो भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर जो होती है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, और ये 23.5 डिग्री साउथ होती है, ठीक है। तो जो ऊपर नॉर्थ की होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और जो नीचे की होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ की जो होती है रेखा उसे क्या कहते हैं? हम मकर रेखा कहते हैं। उसके बाद ये जो होती है 66.5 डिग्री की होती है, 66.5 डिग्री नॉर्थ होती है, ये जो इसके नीचे ये 66.5 डिग्री साउथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया हमारे हमसे क्वेश्चन, क्या पूछा गया? मकर रेखा क्या है? तो अभी हमने देखा कि 23.5 डिग्री साउथ की जो रेखा होती है वो क्या होती है? मकर रेखा होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सबको पता है, ये नीदरलैंड के हेग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग में। हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। एक सेकेंड, लिखने जा रहा है। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड के हेग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कब स्थापित हुआ था, तो 1945 में, ठीक है। तो 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में स्थित है। एक सेकेंड, फिर ये हो गया, ठीक है।
तो आज हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 15 क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक, अगली वीडियो में। जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि 15 क्वेश्चन हम एक वीडियो में सॉल्व करेंगे, 15 क्वेश्चन दूसरी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा और जो हम पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करते रहिए। अपनी नोटबुक में मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ उसको भी अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए और टाइम से रिवीजन कीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ये आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। और जितना ज़्यादा हो आप शेयर कीजिए अपने सोशल अकाउंट पे, जहाँ जितने भी आपके सोशल अकाउंट में फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाते हैं, टेलीग्राम, उनमें शेयर कीजिए। और अगर आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।